करोड़ युआन के शेयर मिले। मैं आर्थिक रूप से आजाद था, इसलिए घर जाकर माता पिता से मजाक किया कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया है। मैंने कहा कि अब मैं आप पर बोझ बनूंगा, पर उसी दिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरे छोटे भाई के नाम कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब उसी के साथ रहेंगे और मुझसे कहा कि मैं कहीं और जाकर किराए पर रह लूं। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी फौरन ब्रेकअप कर लिया। मैंने मुस्कुराकर सब कुछ मान लिया। हर एक मांग, वो 50 करोड़ युआन, मैंने उफ तक नहीं की। माँ, डैड, मैं अचानक इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने मुझे निकाल दिया है। क्या आप मुझे कुछ दिन सहारा दे सकते हैं? उनके पत्थर जैसे चेहरे देखकर मैं हंसने ही वाला था कि मजाक कर रहा हूँ, डरा दिया क्या? लेकिन तभी मैंने देखा कि पिता ने माँ की आस्तीन खींची। उन दोनों ने मुझे जबरदस्ती की बनावटी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम करना भी अच्छा होता है। ईथन, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, तुम्हारी माँ और मुझे थोड़ा बाहर जाना है। और ये कहकर वो तेजी से अपने बेडरूम में चले गए। मुझे लगा उन्होंने मेरी बात सच मान ली। मैं सफाई देने के लिए उनके पीछे गया, पर तभी मैंने दरवाजे के पीछे से पिता की आवाज सुनी। ईथन की नौकरी चली गई, वो अब यहीं पड़ा रहेगा। पक्का हम पर बोझ बनने की साजिश है, ये नहीं चलेगा। अभी उसे पता नहीं है कि हमारे पास कितनी बचत है। जल्दी करो और हमारे सारे पैसे और संपत्ति केविन के नाम कर दो, ताकि ईथन उस पर अपना हक न जता सके। माँ ने सोचा और आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, मैं केविन को बोल दूंगी कि वो मुंह बंद रखे। मैं बाहर दरवाजे पर टिका था, खुद एक फीकी मुस्कान के साथ अपने कमरे में लौट आया। मैं जानता था, बचपन से ही माता पिता केविन को ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मेरी परवरिश दादाजी ने की थी, जबकि केविन माता पिता के साथ पला। बचपन से ही माँ पिता कहते थे, तुम बड़े बेटे हो, बड़ा भाई पिता समान होता है। सही हो या गलत, तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई को आगे रखना चाहिए। हम तुम्हारे लिए पैसे कमाने में बहुत मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठकर देर रात तक जागते हैं। मजबूरी में तुम्हें गांव छोड़ना पड़ा। तुम्हारा स्कूल का रिकॉर्ड तो वहीं है, ट्रांसफर करने से तुम्हारी पढ़ाई खराब होती। तुम गांव में ही रहो, हमें तुम्हारे छोटे भाई का भी तो ध्यान रखना है। मैं समझता था कि मेरे माता पिता के लिए ये कितना मुश्किल है, इसलिए कॉलेज के पहले साल के बाद मैंने उनसे एक पैसा नहीं लिया। मैंने केविन की फीस भरने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां भी की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने करीब 8 साल जी तोड़ मेहनत की। आखिरकार मैंने गांव में 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। सोचा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी के बाद वहां रहूंगा, लेकिन केविन ने कहा कि उसकी हैसियत के हिसाब से फिजूल खर्ची मत करो। उसने मुझे सलाह दी कि इसे माता पिता के नाम पर रखो, ताकि अगर कभी राजधानी में घर खरीदने का मौका मिले तो दिक्कत न हो। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आखिर हम एक ही परिवार हैं, तो मैंने मान लिया। किसे पता था कि तब भी वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। इस बार मैं उन्हें सरप्राइज देने आया था। जिस कंपनी में मैंने निवेश किया था वो पब्लिक हो गई थी। मेरा डिविडेंड 50 करोड़ युआन से ज्यादा है और हर साल और पैसा आने वाला है। मैं आर्थिक रूप से आजाद हूँ। मैंने सोचा था कि घर जाकर माँ डैड से बात करूंगा कि एक विला खरीदेंगे, केविन के लिए कुछ दुकानें लेंगे, उसे एक कार दिलाऊंगा और उनके रिटायरमेंट के लिए कई मिलियन युआन दूंगा, ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके और पूरा परिवार साथ में ट्रिप पर जा सकेगा। कितना शानदार होता ना? इसलिए मैं बस एक छोटा सा मजाक करना चाहता था। उन्हें डराने वाला था कि मैं उन पर बोझ बनूंगा और फिर बता देता कि हमारा परिवार अब अमीर हो गया है। पर असली सदमा तो मुझे लगा। अपने माता पिता की ये बातें सुनकर मैं दंग रह गया। लेकिन मुझे अपने भाई केविन पर भरोसा था, वो ऐसा नहीं करेगा। बचपन से मेरे पास जो कुछ अच्छा होता मैं पहले उसे देता था। मैंने ही तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। वो माता पिता की इतनी स्वार्थी बात कभी नहीं मानेगा। कुछ ही देर में माता पिता ने बनावटी चिंता के साथ मुझसे बात की। ईथन, कोई बात नहीं, तुमने सालों बहुत मेहनत की है, अब घर आए हो तो आराम करो। डैड और मैं एक काम से बाहर जा रहे हैं, खाने में जो चाहिए मैसेज कर देना। अगर मैंने उनकी बातचीत न सुनी होती तो कभी नहीं सोचता कि जो माता पिता इतनी परवाह दिखा रहे हैं वो हर कदम पर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तभी माँ का फोन बज उठा। मैंने दूसरी तरफ केविन की आवाज सुनी। माँ, इतनी जल्दी क्या है? मुझे प्रॉपर्टी ऑफिस क्यों जाना है? माँ तेजी से फोन लेकर एक तरफ चली गई। जब मैंने कहा है तो बस जाओ, पिताजी मुस्कुराते हुए मुझे देखने से रोकने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गए। तुम पहले आराम करो, हम निकल रहे हैं। मैं कुछ न कहते हुए मुस्कुरा दिया। फिर जब उनका ध्यान नहीं था मैं चुपचाप उनके पीछे हो लिया। बिल्कुल वैसा ही हुआ। सड़क पर मैंने उन्हें केविन को एक तरफ खींचते देखा। मैं कोने से छिपकर सुनने लगा और देखा कि कैसे उन्होंने केविन को सब कुछ दोहराया। सुनकर केविन की भौहें तन गईं। माँ, डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। ईथन के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? माँ ने जल्दी से केविन की आस्तीन खींची। अरे केविन, बड़े भाई के पास अब नौकरी नहीं है और वो बस घर पर बैठा रहेगा। पता नहीं कब तक आराम करेगा। अगर उसने सारी बचत खत्म कर दी और फिर उम्मीद करे कि हम उसे पालें, तब तुम घर कैसे खरीदोगे या शादी का खर्चा कैसे उठाओगे? ये देख पिता ने भी सिर हिलाया। बिल्कुल सही। आजकल के इतने नौजवान अपने माता पिता पर बोझ बने हैं। हमें सावधान रहना होगा। और इसमें गलत क्या है? ये हमारी चीजें हैं। घर हमारे नाम है, हम जिसे चाहें उसे दे सकते हैं। उससे बेहतर है कि तुम्हें दे दें। माँ ने फिर बीच में टोका। तुम्हारा भाई राजधानी में पैसा कमाता है,
जब देखेगा कि यहाँ कुछ नहीं बचा तो कुछ दिन रुककर वापस काम पर लौट जाएगा। हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। केविन अभी भी हिचकिचा रहा था, पर हमने उसकी गर्लफ्रेंड से मुलाकात की थी। क्या वो शादी की बात नहीं कर रहे थे? कम से कम वो अपार्टमेंट तो शादी का घर था। क्या आप उसे भी मेरे नाम कर रहे हैं? अरे शादी का घर, तुम्हारे भाई के पास तो अब नौकरी भी नहीं है। कौन सी औरत उसके साथ रहना चाहेगी? तुम अलग हो। अगर तुम्हारे पास पैसे और घर नहीं है तो बीवी मिलना और मुश्किल होगा, है ना? पर अगर भाई को पता चल गया तो? पिताजी कुछ पल के लिए रुके। तो चल गया तो क्या, आखिरकार हम उसके माता पिता हैं। इतने सालों से ईथन हमारी बात मान रहा है, कभी पलटकर नहीं बोलता। औलाद का माता पिता की बात मानना ही उसका धर्म है। अगर उसे पता चल भी गया तो वो हमारी नेकनियति समझ जाएगा, वो हमें दोष नहीं देगा। ये तो बस उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। माँ ने भी अपनी बात रखी। एक जवान आदमी हमेशा आराम कैसे कर सकता है? तुम्हारे भाई को सोचना चाहिए। उसे स्कूल तक पढ़ाने के लिए तुम्हारे पिताजी और मैंने बाहर कितनी ठोकरें खाई। तो क्या अगर उसे पता चल गया, वो क्या कर लेगा? हमसे झगड़ा करेगा तो वो एक नालायक बच्चा कहलाएगा। इस बिंदु पर पिताजी और गुस्से में आ गए। अगर तब तुम्हारे दादाजी ने मुझे मजबूर न किया होता तो तुम्हारा भाई बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका होता। गांव के बच्चे की इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? वो लड़का है। कौन तदा 14 साल की उम्र में काम करना शुरू नहीं करता? अगर तुम्हारे दादाजी इतने जिद्दी ना होते तो तुम्हारा भाई बहुत पहले बाहर पैसे कमा रहा होता। सही कहा, गांव के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। बाहर काम करने के उन सालों ने हमें सच में तोड़ दिया था। माँ ने समय देखा और जल्दी से बोली, केविन चलो ट्रांसफर ऑफिस के लिए जल्दी करो। वापस आए तो अपने भाई के सामने कुछ मत बोलना। मैंने केविन के होठों को चुपचाप खुलते देखा, फिर सिर हिलाने से पहले बंद होते देखा। ठीक है, समझ गया, पर याद रखना ये आपका आइडिया था। मेरा भाई शायद आराम करने ही वापस आया हो। अगर वो वापस राजधानी जाकर और पैसे कमा ले तो मैं अभी भी उसके कार खरीदने के इंतजार में हूँ। उसे मुझसे नफरत मत करवाना। अरे तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमने सब सोच लिया है। मैंने अपने इस परिवार को दूर जाते हुए खुशी खुशी देखा। मैं दीवार पर टिक गया, एक हाथ से अपनी आंखें ढकी और धीरे से एक कड़वी हंसी छूट गई। जिस पल वो पैसे मुझे मिले, मेरा पहला ख्याल घर आकर उन्हें बताने का था, ताकि हम सब अच्छी जिंदगी जी सकें। मैं वो खुशी उनके साथ बांटना चाहता था। मैंने सोचा था कि हम एक परिवार हैं, पर उन्होंने मुझे कभी परिवार नहीं माना। सिर्फ केविन ही उनकी संतान है। मैं क्या हूँ? बस एक मोहरा जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। जब सब शांत होता है तो उनकी 2 मीठी बातें ही सब ठीक करने के लिए काफी होती हैं। हाई स्कूल से मैंने घर का एक पैसा खर्च नहीं किया। मैं दिन में स्कूल जाता और रात में वेटर का काम करता, क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। हर दिन मैं दूसरों के पुराने कपड़े और जूते पहनता जो मुझे फिट भी नहीं आते थे, जबकि केविन के पास इतने नए कपड़े थे कि वो पहन भी नहीं पाता था। और वो मुझसे कहते कि समझो, केविन काउंटी टाउन में पला था, उसे खुलकर खर्च करने की आदत थी। मैं बड़ा भाई था, मुझे उसे आगे रखना चाहिए था, उसे बिगाड़ना था। मैंने सुना और किया भी। मैंने सोचा बड़ा भाई होने के नाते मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। मैंने सोचा माँ और डैड मेरी परवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं काफी आत्मनिर्भर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मुझ पर वक्त बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैंने कहा कि मैं उन पर बोझ बनूंगा, ये तो बस मजाक था। पर इस मजाक ने मुझे उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसे मानने से मैंने सालों इनकार किया था। फिर भी जागने में देर नहीं हुई है। कम से कम पैसे अभी भी मेरे हाथ में हैं। उस शाम पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। वो एक दूसरे को देख रहे थे। फिर माँ ने बोलना शुरू किया, ईथन, तुमने सालों बाहर बहुत मेहनत की है। मुझे पता है तुम आराम करने घर आए हो, पर घर के हालात वाकई अच्छे नहीं हैं। मैंने अपनी नजरें झुका ली, खाता रहा, कुछ नहीं बोला। फिर पिताजी ने गला साफ किया और बात में जुड़ गए। तो हमने पहले थोड़ा बिजनेस करने की कोशिश की थी और सब कुछ खो बैठे। ये घर अब वापस लिया जा रहा है। ईथन, तुम्हारी माँ और मेरे पास पैसे नहीं बचे। हमें तुम्हारे भाई के किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ रहा है, पर वो जगह बहुत छोटी है। तो देखो, तुम्हें इस हफ्ते कहीं और रहने के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। उन्हें लगा था कि मैं हैरान होकर एक के बाद एक सवाल पूछूंगा। वो तैयार थे विस्तार से समझाने के लिए, पर मैंने बस सिर हिलाया। समझ गया, मैं पैकिंग करके चला जाऊंगा। मुझे परवाह नहीं कि वो मुझे क्या झूठ सुनाना चाहते हैं। मुझे अब परवाह नहीं, जैसे मैं उन्हें उन 6 करोड़ युआन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अगले कुछ दिनों में मैंने पैकिंग पूरी कर ली। जैसे ही मैं जाने वाला था, हैरानी की बात यह थी कि मेरी गर्लफ्रेंड विवियन वाकई मेरे होम टाउन आ गई। मेरे माता पिता भी इन दिनों घर की पैकिंग कर रहे थे। उसे दरवाजे पर देखकर वो बहुत हैरान हुए। ओ विवियन, तुम आ गई। घर थोड़ा बिखरा है, थोड़ी देर बैठ जाओ। विवियन ने सिर हिलाया, कमरे में घृणा की एक हल्की नजर दौड़ाई, फिर अपनी नाक ढंक ली। माता पिता को वहां देखकर मैं उसे विस्तार से नहीं बता सका कि क्या हुआ। मैंने बस उत्सुकता से पूछा, विवियन, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? तुमने कल कहा था कि तुम्हें मुझसे मिलना है। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा? तुमने मुझे लेने क्यों नहीं दिया? क्या तुम थकी नहीं हो? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, विवियन ने धीरे से मेरी बात काट दी। ईथन, मुझे थोड़ी जल्दी है। फिर उसने मेरे माता पिता की तरफ देखा।
मैं तुरंत समझ गया, इसलिए मैंने विवियन को अपने कमरे में खींचा और दरवाजा बंद कर लिया। विवियन, मुझे तुम्हें पानी देने दो, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर मैं तुरंत जम गया। मैं पीछे मुड़ा और अविश्वास में रहा। विवियन, इतनी अचानक क्यों? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए अच्छी खबर है। मैंने कहा, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। विवियन की आवाज सख्त थी। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके बगल में बैठ गया। खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था। विवियन और मेरी मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी। मेरी तरह वो भी शहर में अपनी किस्मत आजमाने आई थी। यहाँ का खर्च और हालात इतने मुश्किल थे कि हमने सोचा कुछ साल जमकर मेहनत करेंगे, फिर किसी छोटे शहर में बस जाएंगे। 1-2 साल और फिर हमारे पास इतनी बचत हो जाती। हम शादी करने की योजना बना रहे थे। मैं जानता था उसकी माँ मुझे पसंद नहीं करती, पर इतनी अचानक वो मुझे छोड़ देगी ये कभी नहीं सोचा था। जैसे ही मैं अपनी बचत के बारे में बताने वाला था, विवियन ने टोक दिया, ईथन, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। इतने सालों से शहर में घिसने के बाद तुम एक छोटा सा घर तक नहीं खरीद पाए। ये सुनकर मेरे शब्द गले में ही अटक गए। विवियन, ये मेरी नाकामी नहीं है। शहर में एक घर की कीमत 2 करोड़ युआन है। एक आम आदमी उसे कैसे खरीद सकता है? तुम भी तो बाहर से आई हो और यहाँ संघर्ष कर रही हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। विवियन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अपनी नाकामियों के लिए बहाने बनाना बंद करो। बस अब तुम्हारे साथ और वक्त बर्बाद नहीं करना। मैं यहाँ सब कुछ खत्म करने आई हूँ, घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। ईथन, मेरी माँ ने कहीं और रिश्ता पक्का कर दिया है। वो मेरे लिए सही है, वो यहीं का रहने वाला है। मैं उससे शादी करने वाली हूँ। उससे शादी? कैसे? विवियन अक्सर देर रात तक काम के बहाने बनाती थी। ये सोचते ही मेरे दिमाग में सब साफ हो गया। मैं खुद पर हंसे बिना न रह सका। विवियन, क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए है? अगर मेरे पास पैसे होते तो, अगर मैं अमीर होता तो? विवियन मेरी तरफ मुड़कर देखती हैं। एक पल की खामोशी। उसकी आंखों में झांकते हुए मुझे एहसास हुआ कि वो अब वो लड़की नहीं रही। उसकी नजरों में अब प्यार का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ बेबसी और चिड़चिड़ापन था। ईथन, होश में आओ। पैसों के सामने तुम्हारे प्यार की कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। और अगर तुम्हारे पास पैसे होते भी तो कितने होते? तुम इस जन्म में शहर में एक घर नहीं खरीद सकते। तुम उन आम मजदूरों से अलग नहीं हो। ईथन